ठीक है। तो मैं गुरविल इंस्टीट्यूट से लोकेंद्र सिंह मैन, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में मैंने सबसे पहले आपको भाषा के बारे में बताया था, ठीक है, कि भाषा आखिर क्या चीज होती है, ठीक है, और किस तरह से हम भाषा का प्रयोग करके क्या है अपने विचारों को एक दूसरे के माध्यम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी जो है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। इसी तरह से हम चले थे हिंदी भाषा के विकास क्रम की ओर, ठीक है। और हिंदी भाषा के जो विकास क्रम की ओर अगर हम बात करें, ठीक है, तो विश्व में मैंने आप लोगों को बताया था कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। और जब कई तरह की भाषाएं बोली जाती है तो उसके अध्ययन के लिए उसको क्या है, एक परिवार में रखा जाता है। और परिवार में रखा जाता है तो उसके लिए इसको किस परिवार में रखा गया था? हमारे पास देखिए तो विश्व में 13 प्रकार के भाषा परिवार देखने को मिलता है, ठीक है। और जब 13 भाषा परिवार देखने को मिलता है तो इनमें से एक इंडो आर्य भाषा परिवार, ठीक है। इंडो आर्य भाषा परिवार जो है, इसमें से हमारे क्या है, हम इसी को लेते हुए चलेंगे क्योंकि हम हिंदी भाषा के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा के बारे में देख रहे हैं तो इंडो आर्य भाषा परिवार के सप्तम वर्ग से हमारे भारोपीय परिवार की उत्पत्ति हुई है। और भारोपीय मतलब भारत और यूरोप से संबंधित जो भाषा थी, ठीक है, जिसमें हमारे इंडो आर्य भाषा परिवार में जैसे हमारी क्या है, हिंदी, सिंधी, या फिर कौन सी और नेपाली हो गई, और हमारी कौन सी असमिया हो गई, ठीक है, और इसी तरह से पंजाबी हो गई, ठीक है। तो ये इन भाषाओं को हमने देखा था। तो हिंदी को वर्चस्व देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और इंडो आर्य भाषा परिवार को अगर हम देखें, या भारतीय आर्य भाषा और इंडो आर्य भाषा को अगर हम देखें तो इसको हमने अध्ययन के स्वरूप हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। 3 भागों में अगर हम बात करें तो प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक। फिर मैंने आप लोगों को बताया था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका टाइम पीरियड जो रहा हमारे पास 1500 बीसी या ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट से लेकर हमारा 500 ईसा पूर्व तक, और इसका जो रहा था 500 ईसा पूर्व से लेके कितने तक? 1000 ईस्वी तक या एडी, ठीक है, एनो डोमिनी तक हमारा क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रहा, ठीक। और जो हमारा अगला रहा वो तक रहा था 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जो हमने देखा था वो कितने भागों में डिवाइड किया था? इसमें हमारे पास 2 तरह की भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें एक आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के उन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जिसमें हमने क्या है, जो हमने किसके अंतर्गत देखा था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत अगर इसके टाइम पे इसको देखें तो इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसमें हमने देखा था सबसे पहले पाली, फिर देखा था प्राकृत, फिर देखा था अपभ्रंश, और फिर देखा था अपहट, ठीक है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के बारे में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में देखा, ठीक है। और मध्यकालीन में हमने किस किस के बारे में देखा था?
पाली। तो मैंने आपको बताया था पाली मतलब आपको पता है जो बुद्ध जी थे, ठीक है, वो कहाँ से रिलेटेड थे? अगर हम राज्य की बात करें तो बिहार को जो पहले हम क्या बोलते थे, मगध के रूप में जानते थे, मागधी, ठीक है। और मागधी अगर हम बात करें, मागधी में हम क्या है, जो व्यक्ति बल के शाश्वत को प्राप्त कर ले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं, ठीक है। और बौद्ध जी तो गौतम बुद्ध ने जो हमारे जो अपने उपदेश दिए थे वो किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या इसको पाली है प्रथम प्राकृत भाषा के रूप में देखा था। फिर हमने जो अगला देखा था वो क्या देखा था? प्राकृत। और प्राकृत हमारे जो महावीर स्वामी है उनके द्वारा क्या अर्धमागधी में हमारे क्या उपदेश दिए गए थे, ठीक है। और अर्धमागधी का क्षेत्र जो हमारा कहाँ, जो हमारा मेरठ और मगध के इसमें था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ से आगे की ओर, तो जो अर्धमागधी है वो हमारे क्या है, प्राकृत भाषा से रिलेटेड है। और प्राकृत भाषा के सर्वप्रथम अभिलेख हमें कब देखने को मिले? किसके द्वारा पढ़ा गया था? प्राकृत भाषा के जो अभिलेख थे वो थे किसके? अशोक जी के। किसके? अशोक, सम्राट अशोक के 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे, ठीक है। और वहीं से हमें प्राकृत भाषा के बारे में भी सर्वप्रथम जानकारी मिली थी, ठीक। फिर अगर हम बात करें अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप, मतलब कि अब जो अन्य भाषा जो वर्तमान कालीन हमारे पास बोली भाषा थी वो क्या है, अपने आधुनिक जो उनका क्या था, आधुनिक जो आज के हमारी डेट की जो बोली है उनकी और अग्रसर होने लग गई थी, ठीक है। और फिर हमने देखा था अपभ्रंश। और अपभ्रंश में क्या देखा था हमने? अपभ्रंश में हमने वो देखा था जो अपभ्रंश और आधुनिक काल के मध्य का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा हमारा अपभ्रंश का, ठीक है। तो हमने वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर हम आधुनिक की बात करें, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1000 ईसा पूर्व से अब तक का रहा था। और इसमें हमने क्या देखा था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमने देखा था यहाँ आते आते क्या है, हमारे पास कई तरह की भाषाओं का क्या होने लग गया था, यहां तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आते आते हमारे पास कई भाषाओं का विकास हो चुका था। और जब कई तरह की भाषाओं का विकास हो चुका था, ठीक है, तो इसी को हम हिंदी को मद्देनजर रखते हुए हमें पता है कि यहाँ तक आते आते क्या जो बहुसंख्यक राज्यों की भाषा कौन सी हो गई थी, होने के लिए हमारे पास भाषा जो थी अलग अलग आ गई थी। जैसे हमारे पास तमिल, नेपाली, सिंधी, पंजाबी या फिर कोंकणी या फिर तमिल, मलयालम, ठीक है, कई प्रकार की आ गई थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा था कि हिंदी को एक तो महत्व देते हुए और दूसरा क्या है, यहाँ आते आते जो हिंदी थी, ठीक है, जो हिंदी का जो उस समय का जो ये रहा होगा टाइम रहा, तो वो जो था उस समय क्या है, हिंदी एक बहुसंख्यक राज्यों की भाषा बन गई थी, ठीक है, जिसमें से 9 राज्य मैंने आपको बताए थे और एक केंद्र शासित प्रदेश बना जो क्या है हिंदी को महत्व देता था, ठीक है। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसको भी क्या है, इतिहासकारों या साहित्यकारों के द्वारा कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, इसका टाइम पीरियड हमारे पास कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। फिर मध्यकालीन हिंदी, ठीक, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और जो हमारे पास अगला रहा था वो कब से कब तक रहा था? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी जो हमारे पास रही थी वो 1850 ईस्वी से कब तक रही थी? अब तक, या वर्तमान समय तक, अब तक, ठीक है। तो यदि हम बात करें प्राचीन हिंदी की,
ठीक है। प्राचीन हिंदी में हमने क्या देखा था? प्राचीन हिंदी में हमने सबसे पहले जाना था कि जो हिंदी है उसका प्रयोग किस तरह से भारतीय साहित्यों में होने लग गया था। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्राचीन हिंदी में ये देखा था, ठीक है। क्यों? जो उससे पहले प्राचीन हिंदी के बारे में हमने पहले देख लिया था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, वो हम पहले देख चुके थे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से वो कारण है जो क्या है हिंदी को भारतीय साहित्यों में प्रयोग में लाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हमने हिंदी की 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों का भी क्या किया था? जिक्र किया था, ठीक है। और इसी के साथ हम पहुंचे थे, ठीक है, जब 18 बोलियां यहाँ पे आ गए 5 उपभाषाओं के बारे में, जिसमें से हमने क्या है किस किस के बारे में देखा था? 5 उपभाषाएं कौन कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपको पता है नेपाली और हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी को रखा जाता है, जो जिसमें मैंने आप लोगों को जो हमारे पास उत्तराखंड से एक टॉपिक आता है उत्तराखंड भाषा एवं बोली, है ना, तो वो मैंने आपको भी इसी में क्लियर करवा दिया था। इसके बाद यदि हम बात करें आगे की ओर तो मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन आते आते ऐसा नहीं है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हिंदी के परिप्रेक्ष्य से अगर क्षेत्र इसको ये देखें तो क्या है 18 बोलियां हमें सिर्फ देखने को मिल रही है ना। लेकिन वैसे अगर देखें तो कई तरह की बोली हमारे पास आ गई थी, लेकिन हम क्या है हिंदी को महत्व देते हुए मध्यकालीन हिंदी में क्या है हम किसको कितने भाषाओं या कितनी बोलियों को महत्व देते हैं? 3, जिनमें से आप लोगों की क्या थी? एक तो आप लोगों की अवधि, एक आपकी ब्रज भाषा और एक आपकी खड़ी बोली। अब इन्हीं को महत्व क्यों दिया जा रहा था? इसलिए महत्व दिया जा रहा था इनको क्योंकि इन्हीं में आप लोगों की गद्य और पद्य की रचनाओं का क्रमबद्ध देखने को मिल रहा था, ठीक है, अधिकतर मतलब, ठीक है। इसलिए हमने इन तीनों भाषाओं को इस मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत क्या दिया? महत्व दिया। अब आगे की ओर अगर आप बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था अवधि में जैसे आप लोगों के क्या कौन थे, जैसे मैं तुलसीदास जी के बारे में बताया था या फिर जायसी जी के बारे में बताया था, इनकी जो रचनाएं थी इसमें हमने क्या अवधि भाषा की वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, अवधि भाषा के बोल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में आप लोगों के कौन कौन से हैं? जैसे सूरदास जी ब्रज भाषा के एक क्या श्रेष्ठ कवि हुए, साथ ही साथ मीराबाई हो गई, ठीक है। और इसी के साथ हमारे अगर हम बात करें जैसे रहीम हो गए, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें खड़ी बोली में तो खड़ी बोली के भी मैंने आप लोगों को जैसे क्या है, जैसे हमारे क्या है आलम हो गए, ठीक है, या गंग हो गए, तो इनकी जो रचनाएं थी वो खड़ी बोली में हमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन हिंदी में अगर हम बात करें तो खड़ी बोली जो थी वो उत्तरी तक सीमित नहीं रह गई थी, वो आप लोगों की क्या है उसका वर्चस्व हमें क्या है आप लोगों के कहां दक्षिण भारत तक भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जो खड़ी बोली क्या है वो अपने क्या बनाने लग गई? विस्तार बनाने लग गई। वो विस्तार बनाने लग गई तो जो खड़ी बोली है वो क्या है एक अपना जो विस्तृत रूप हमारे सामने मतलब इसका विस्तृत रूप हमें क्या है आगे देखने को मिलता है, जो हम आधुनिक हिंदी में देखते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी में अगर हम बात करें, अब आते हैं आधुनिक हिंदी के बारे में, ठीक है। आधुनिक हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो जो आप लोगों की अवधि थी वो क्या है वो पहले ही साइट हो चुकी थी आप लोगों की, और ब्रज भाषा थी वो भी क्या है धीरे धीरे क्या है एक मतलब क्या है पद्य की भाषा थी और क्या है धीरे धीरे समाप्ति की ओर, लेकिन खड़ी बोली क्या है आप मतलब अग्रसर हो रही थी, क्योंकि क्या खड़ी बोली को अधिकतर इतिहासकार क्या दे रहे थे? महत्व दे रहे थे, ठीक है। क्योंकि अगर क्यों दे रहे थे महत्व? क्योंकि अगर हम बात करें हिंदी प्रदेश जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर जो शासित करने वाले जो यवनी लोग थे, ठीक है, यवनी है फिर हमारे क्या अंग्रेज लोग थे, उनके द्वारा भी ठीक है खड़ी बोली को क्या दिया गया था? महत्व दिया गया था। और महत्व जब दिया गया था तो अगर ऐसा भी नहीं है, ठीक है, अगर हम बात करें तो यही एक तरफ आप लोगों की उर्दू में भी बोली मतलब क्या रचनाएं हो रही थी, और साथ ही साथ हमारी काव्य की भाषा भी क्या थी? ब्रज भाषा थी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, खड़ी बोली को अपने अस्तित्व को बनाने के लिए क्या है संघर्ष भी काफी करना पड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तौर पे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ 19वीं सदी में अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में क्या है खड़ी बोली क्या है धीरे धीरे क्या है
गद्य और पद्य दोनों में क्या है प्रयोग में होने लग गई थी, ठीक है। और जब दोनों में प्रयोग में होने लग गई थी तो आधुनिक काल में, मतलब आधुनिक हिंदी में, ठीक है। और जब दोनों की इसमें प्रयोग में होने लग गई थी तो एक टाइम पीरियड हमारा ऐसा आता है कि जहां पे हम बोल सकते हैं कि आधुनिक हिंदी को हम क्या है गद्य की रचना के रूप में भी क्या है कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है जो खड़ी बोली इसमें पहले होते हुए से क्या था, अधिकतर गद्य में इसकी रचना होती थी और ब्रज भाषा हमारे क्या है काव्य रचना थी। लेकिन आधुनिक हिंदी आते आते क्या है दोनों में किसका प्रयोग होने लग गया, खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया, ठीक है। और खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया, साथ ही साथ इस खड़ी बोली को यहाँ पे राष्ट्र मतलब आधुनिक काल में क्या है राष्ट्र भावना का भी क्या मिला, महत्वपूर्ण योगदान मिला। मतलब राष्ट्र भावना का मतलब हमारे देश की जो इसके प्रति क्या है जो भावना थी, ठीक है, वो भी क्या है इसको मिलने लगे थे। मतलब कह सकते हैं जो स्थानीय लोग भी क्या है इसको महत्व दे रहे थे और साथ ही साथ जो अंग्रेज लोग थे या जो हम पर हुकूमत कर रहे थे वो भी क्या है इसको वर्चस्व देने लग गए थे, ठीक है। और इतिहासकार भी या साहित्यकार भी अब क्या है अपनी रचनाओं में, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में क्या है खड़ी बोली को ही महत्व देने लग गए थे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ जो खड़ी बोली की अगर हम बात करें इसको जो आगे पहुंचाने का काम किया वो हमारे क्या है एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उनके द्वारा और हमारे अयोध्या प्रसाद खत्री जी के द्वारा किया गया, मतलब महत्वपूर्ण नाम इनके आते हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में क्या किया था काम किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी की, ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं खड़ी बोली को वर्चस्व दे रहे हैं, खड़ी बोली को दे रहे हैं, ठीक है। तो खड़ी बोली बोलो या आधुनिक हिंदी का के चरण बोलो, ठीक है, तो इसको भी क्या अलग अलग चरणों में बांटा गया है, ठीक है। तो खड़ी बोली के चरण बोलो आप या फिर क्या आधुनिक हिंदी के चरण बोलो, ठीक है। तो इसमें भी क्या है अलग मतलब इसको क्या है अलग तौर पे वर्गीकृत किया गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था भारतेंदु, क्या बताया था भारतेंदु पूर्वी जो हमारा 1850 से पूर्व का समय रहा होगा, ठीक। फिर हमारा अगला आता है दूसरा भारतेंदु युग जो हमारा क्या है 1850 से कब तक 1900 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तीसरा द्विवेदी युग कब से कब तक 1900 से 1918 या फिर 20 ईस्वी तक हमारे पास ये देखने को मिलता है। फिर चौथा छायावादी युग और ये जो हमें देखने को मिलता है ये मिलता है 1918 से या 1820 से 1936 के मध्य, ठीक है, ईस्वी के मध्य, ठीक है। और अगला जो हमें देखने को मिलता है ये मिलता है छायावादोत्तर युग जो हमें 1936 ईस्वी से क्या है वर्तमान या फिर अब तक को देखने को मिलता है। मतलब कि इसके भी आगे क्या है और पार्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक। अब बात करते हैं क्या वो कारण थे कि हमें क्या है जो खड़ी बोली के ये चरण थे या आधुनिक हिंदी के जो ये चरण थे ये काल थे इनको इन नामों से जाना गया। सबसे पहले पॉइंट तो ये आता है, ठीक है, ये जो भारतीय युग है, ठीक है, भारतेंदु युग है। हम तो पहले पूर्व से पहले ये जानेंगे ना कि भारतेंदु युग क्या है। इस चीज को जानने के लिए हमें पहले वो उन कारणों को जानना होगा जिसके कारण क्या है ये जो भारतेंदु युग है ये नाम पड़ा। हम इसको खड़ी बोली के नाम से भी बोल सकते थे, खड़ी बोली का युग, खड़ी बोली युग है ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हमने इसको भारतेंदु युग ही कहा। तो इस चीज को जानने के लिए हमें पहले उन कारणों को जानना होगा और उन कारणों को जानने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा तो उसको हम नाम देते हैं थोड़ा भारतेंदु पूर्व युग, ठीक है। अर्थात भारतेंदु युग से पूर्व ऐसा क्या वो कौन से कारण थे जो हमने भारतेंदु युग इसको नाम दिया और वही कौन से साहित्यकार थे जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या है
अपने खड़ी बोली में रचना करने को, ठीक है, खड़ी बोली में क्या है, अपनी रचनाओं को लिखने के लिए मजबूर किया, या फिर इसको भारतेंदु युग के नाम से हमने क्या कहा, ठीक है। तो वो कारण हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व युग के अंतर्गत, ठीक है। भारतेंदु पूर्व युग 1850 से पूर्व, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था भारतेंदु युग क्यों पड़ा, तो इस चीज के लिए हमें पहले कारणों को जानना पड़ेगा, तो उसको हम कह सकते हैं, उस काल को भारतेंदु पूर्व युग के नाम से, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, या हम बात करें आधुनिक हिंदी के तौर पर, ठीक है, तो आधुनिक हिंदी का जो समय था या फिर खड़ी बोली के इस भारतेंदु युग में सर हमें क्या है, 4 साहित्यकारों का या रचनाकारों का क्या है योगदान महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, जिनमें से अगर हम बात करें, एक थे आप लोगों की कौन, लल्लूलाल, ठीक है, एक थे आप लोगों के कौन, सदल मिश्र, एक थे आप लोगों के सदासुख, ठीक है, सदासुख लाल, या इनको उर्फ नियाज के रूप में भी जाना जाता है। और चौथे थे हमारे पास इंसा अल्लाह खां, ठीक है। तो इन 4 लोगों का हमें क्या है, इस भारतेंदु पूर्व युग में क्या है महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें, जो लल्लूलाल और सदल मिश्र थे, ठीक है, ये आपके, ठीक है, जो आपका फॉरेस्ट विलियम कॉलेज है, कहां, कलकत्ता, जिसने हिंदी के आता है क्वेश्चन, हिंदी के अध्ययन में सर्वप्रथम योगदान किसका रहा, तो किसका, विलियम फोर्ड कॉलेज का, ठीक है, जो आपके कहां है, कलकत्ता में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 10 जुलाई 1800 में, कब, 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको स्थापना का श्रेय है, इस समय वायसराय कौन, ये गवर्नर जनरल कौन था, वेलेजली, ठीक है। आपके जॉन सॉर के बाद आते हैं वेलेजली, जिनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 तक होता है, ठीक है। तो 1800 में 10 जुलाई 1800 को वेलेजली के टाइम पीरियड में आप लोगों के फॉरेस्ट क्या है, विलियम फॉरेस्ट कॉलेज की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। और जब स्थापना हो जाती है, तो अगर हम बात करें, तो यहीं पर एक कौन थे, जॉर्ज गिलक्राइस्ट, ठीक है, जिन्होंने भारतीय साहित्य या फिर भारतीय जो भाषाएं हैं उनका सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की अगर हम बात करें, तो ये दोनों भी क्या थे, जो आपका फॉरेस्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, वहां पे क्या थे, ये भी वहां पे ये भाषा मुंशी के पद पर एक एक काम करते थे। और जब ये काम वहां पर करते थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे गिलक्राइस्ट जो थे उनकी प्रेरणा से लल्लूलाल जी की बात करें अगर हम, तो लल्लूलाल जी जो थे इनके द्वारा क्या किया गया, एक रचना लिखी गई जिसका नाम था प्रेम सागर, ठीक है। किसकी प्रेरणा से, गिलक्राइस्ट। क्यों लिखा, जो वहां पे जो कॉलेज था, ठीक है, कलकत्ता में जो कॉलेज था, वहां पर जो शिक्षण के लिए आते थे, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रेम सागर, ठीक है। और प्रेम सागर में इन्होंने क्या है, यामिनी को छोड़कर, यवनों की भाषा को छोड़कर क्या है, हमारी आगरा और जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पे जो खड़ी बोली बोली जाती थी उसको इसमें महत्व दिया। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसमें जब महत्व दिया उनके द्वारा, तो जो हमारी क्या है, यमनी हम क्या बोलते, किसको, यमनी सर्वप्रथम
उर्दू को यमनी शब्द किसने कहा, यमनी नाम से उर्दू को किसने पुकारा, तो कौन थे, लल्लू लाल। ठीक है, यमनी इन्होंने ही उर्दू को क्या कहा, यमनी कहा। ठीक है, यमनी तो लल्लू लाल जी ने कहा। ठीक है, और इन्होंने प्रेम सागर जो लिखा, इन्होंने क्या किया, यमनी जो भाषा थी उसको छोड़कर क्या किसमें लिखा, आगरा और जो दिल्ली की जो खड़ी बोली थी उसमें इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, और इसी के साथ ऐसा नहीं है, इन्होंने जो ये लिखा था ये कब लिखा था, 1803 में लिखा था, और इसका प्रकाशन वैसे जो होता है हमारे पास वो होता है 1810 में इसका प्रकाशन हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करें इनकी अन्य पुस्तकें भी है, जैसे राजनीति, ठीक है, या फिर माधव विलास हो गया, जो जिसमें इन्होंने ब्रज भाषा गद्य और पद्य मिश्रित भाषाओं का क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम खड़ी बोली को ये दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो हमारे पास यही थोड़ा बहुत हमारे पास यही क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात आती है किसकी, सदल मिश्र साहब की। ठीक है, तो सदल मिश्र की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था क्या, नासी पाख्यान, नासिकोतोपाख्यान। क्या कौन सी लिखी गई थी, नासिकोतोपाख्यान। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नासिकोतोपाख्यान, और ये जो लिखी गई थी इनके द्वारा ये 1803 में लिखी गई। और इसकी अगर हम थोड़ा बात करें, इसको मतलब बोला जाता है मतलब चंद्रावती भी, क्या बोला जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, चंद्रावती। मतलब कि कहने की जो बात है, कहने की बात यह है कि चंद्रावती की कथा हम जिसको देख, चंद्रावती की कथा इसमें क्या है, देखने को मिलती है, किसमें, नासिकोतोपाख्यान में या फिर चंद्रावती में। ठीक है, इसमें हमें क्या है, चंद्रावती की कथा देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें इन्होंने देववाणी जो संस्कृत है, ठीक है, उसको क्या है, उसको उतना ये ना दे करके क्या है, देववाणी जो हमारी कौन है, संस्कृत है, संस्कृत को क्या है कहा उन्होंने कि जो हमारी देववाणी संस्कृत में है, बल्कि इससे इसको समझा नहीं जा सकता, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो व्यवहारिक तौर पर वहां पे जो भाषा बोली जाती थी उसमें इसकी क्या की, रचना की। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, व्यवहारिक तौर पे क्या है, जो वहां पे स्थानीय भाषा थी उसमें क्या है, क्या इसको लिखने का प्रयास किया, जो एक खड़ी बोली को हमें क्या है, खड़ी बोली को और हमारे दृष्टिकोण ले जाता है। ठीक है, फिर अगला आगे अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ये दोनों क्या थे, किस कॉलेज के ये थे, बल भाषा मुंशी के पद पर, फॉरेस्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी के पद में ये दोनों थे। अब बात आती है सदा सुखलाल उर्फ नियाज, इनको कहा जाता है, नियाज की उपाधि भी इनको इन्हीं को दी गई है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें पुस्तक की, इनकी पुस्तक का नाम है सुख सागर। क्या है, सुख सागर। ठीक है, और सुख सागर की अगर हम बात करें तो जो सुख सागर है इनकी, ठीक, ये है 1799 ईस्वी में इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, और जब इन्होंने 1799 ईस्वी में ये लिखी थी तो इसमें क्या है, इन्होंने जो श्रीमद् भागवत कथा है आप लोगों की, इसका अनुवाद किसमें किया है, इन्होंने सुख सागर में किया हुआ है। ठीक है, किसमें किया हुआ है, सुख सागर में किया हुआ है। ठीक है, तो इनके द्वारा भी क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, मतलब हमारी जो खड़ी बोली है इसको भी एक दृष्टिकोण दिया गया। ठीक है, अगला हमारा अगर हम बात करें खड़ी बोली की, और सबसे पहला दृष्टिकोण किसका गया था, टाइम पीरियड के हिसाब से देख लो, 1799 में बता रहा है, तो कौन है, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, इंसा अल्लाह खान, इनकी एक पुस्तक है, क्या है, जिसका नाम रानी केतकी, नाम सुना होगा ऐसे, रानी केतकी की कहानी। इस कहानी का एक दूसरा नाम भी है बल, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, उदयभान चरित्र, उदयभान चरित्र, इसका एक अन्य नाम हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, इंसा अल्लाह खान ने जो ये पुस्तक लिखी है, ये 4 भाषाओं में हमें क्या है, ये ठीक देखने को मिलती है वाली। ठीक है,
4 नहीं सॉरी, ठीक है, मतलब जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ये रानी केतकी की कहानी, जो इन्होंने उदयभान चरित्र एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या खड़ी बोली को ही क्या किया, महत्व दिया था, ठीक है। और महत्व मतलब अगर हम बात करें, इन्होंने क्या है इंसा अल्लाह खान ने जो 1803 में आप लोगों के पास क्या प्रकाशित 3 में लिखी गई, 1810 में इसका प्रकाशन हमें देखने को मिलता है। तो जो अगर हम बात करें इसमें क्या है, जो इन्होंने क्या किया, जो हमारी क्या थी यहाँ पे इनके द्वारा अगर हम बात करें, जो 4 तरह की भाषा, मतलब 4 बोले तो जैसे ब्रज भाषा हो गई, जैसे हमारी क्या हो गई फारसी हो गई, जैसे अवधी हो गई, या फिर संस्कृत के तत्सम शब्द जो थे उनको इसने क्या दे महत्व नहीं दिया। ये क्या इन्होंने मतलब इनके इसमें आचार्य शुक्ला जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन्होंने अपनी भाषाओं को, इन्होंने अपनी भाषा मतलब अपनी रचनाओं को 3 प्रकार के जो ये थे, 3 प्रकार के जो विवाद थे उनसे क्या रखा, वाला दूर रखा। अब वो कौन कौन से थे, जैसे बाहरी भाषा हमारी कौन सी होगी, जैसे बाहर से आई हुई भाषाएं, जैसे अरबी हो गई, जैसे तुर्की हो गई, है ना, या फिर जैसे फारसी हो गई। तो उन भाषाओं से एक तो इन्होंने क्या रखा, अलग रखा। दूसरी गंवारी भाषा से, गंवारी भाषा बोला जाता था 2 को, एक तो आप लोगों को कौन सी ब्रज भाषा, और दूसरी कौन सी थी, अवधी, ठीक है। तो ब्रज भाषा और अवधी को इन्होंने क्या है गंवारी भाषा, तो इन मतलब इनसे भी इन्होंने क्या अपनी रचनाओं को दूर रखा। और तीसरा जो है भाखापन, जिससे भागापन, अगर हम भागापन की अगर हम बात करें, ये भागापन क्या होगा, पहले हम भागा की बात करते हैं। भागा क्या हुआ, जो हमारे क्या है पहले से चली आ रही जो संस्कृत मिश्रित जो शब्द होते थे, समझ में आया, जो पहले से चले आ रहे हुए संस्कृत मिश्रित जो शब्द होते थे उसको क्या बोला जाता था, भागा बोला जाता था, ठीक है। तो संस्कृत शब्दों के मेल को हम क्या कह सकते हैं, भागापन कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत शब्दों के जो मेल या संस्कृत शब्दों में लिखे गए जो शब्द थे उनसे अपनी रचनाओं को क्या रखा, दूर रखा। और ये कौन कहते हैं, आचार्य शुक्ला कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनके द्वारा क्या इस तरह से क्या है, इस तरह से क्या किया गया, खड़ी बोली को एक दृष्टिकोण दिया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर तो जो आप लोगों के इस आधुनिक इस भारतीय पूर्व युग की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो प्रश्न उठ रहा है वो किसके उठ रहा है, हिंदी का जो आधुनिक आने वाला जो स्वरूप है उसके बारे में क्या उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है। इसमें और 2 अन्य हमारे पास कवि और 2 अन्य रचनाकार भी हमारे पास आते हैं, जिसमें से एक है राजा शिव प्रसाद और एक है हमारे अगले राजा लक्ष्मण सिंह। अब बात करें, ठीक है, इनको क्यों लाया था यहाँ, इन दोनों ने क्या किया, जो ये स्वरूप हमारे पास निखर कर आने वाला था हिंदी का, इसमें क्या किया, एक स्वतंत्र रूप से नई शैलियों का निर्माण इन दोनों के द्वारा किया गया, ठीक है। अब वो कैसे किया गया, तो देखो इन जो राजा श्री प्रसाद है इनको किस नाम से जाना जाता है, सितारे हिंद, किस नाम से जाना जाता है, सितारे हिंद के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं, ठीक है। राजा श्री प्रसाद जो थे इनके द्वारा अगर हम बात करें अपनी रचनाओं में इन्होंने क्या है, इन्होंने हिंदी को महत्व मतलब हिंदी से दूर करके, मतलब हिंदी के गंवारेपन को दूर करके, हिंदी का जो गंवारापन था उस समय का उसको दूर करके इसको क्या है, उर्दू ए मुल्ला या फिर, ठीक है, शाही शिविर की इसको क्या बना दिया, हिंदी को गवारापन दूर करके इसको उर्दू ए मोहल्ला या फिर हम कह सकते हैं शाही शिविर की भाषा बना दिया। मतलब जो राजशाही में उस समय भाषा बोली जाती थी उस समय, तो उस समय अपनी रचनाओं को इन्होंने लिखना प्रारंभ करा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन्होंने एक तो जो उस समय राजशाही के तौर पे जो भाषाई प्रयोग होती थी उसकी और अपना क्या है दृष्टिकोण ले लिया, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो शुद्ध
संस्कृत थी, ठीक है, शुद्ध संस्कृत तौर पर जो हमारी हिंदी निकली हुई थी उसमें अपनी रचनाओं को क्या किया, लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो दो दृष्टिकोण मिल गए हमें, दो शैलियां मिल गई। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम, जो राजा शिव प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था, बनारस अखबार। ठीक है, पत्रिका छपाई थी इन्होंने 1845 में, कौन सी, बनारस अखबार। ठीक है, अखबार, बनारस अखबार। वो बनारस अखबार कब लिखा था, 1845 ईस्वी में इन्होंने ये पत्रिका छापी थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वो उन पत्रिकाओं की, या उस समय जो हमारे टाइम पे रहा, इस समय की उन पत्रिकाओं की जिसके माध्यम से हमें आगे क्या है, भारतीय हिंदू युग में उन हमें क्या है, खड़ी बोली को ही महत्व दिया गया। तो वो थोड़ा बहुत देखते हैं उन पत्रिकाओं को भी। तो हमें पता है सबसे पहले भारत में छपने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, कौन सा था, बंगाल गजट। ठीक है, जो आपके 29 जनवरी, कब, 29 जनवरी 1780 को, ठीक है, छपा था। ठीक है, और कहां से, अगर हम बात करें किसके द्वारा, पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा इसको छापा गया था। पंडित जुगल सॉरी जॉन आगस्टन हिक्की के द्वारा इसको क्या है, छापा गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, हिंदी भाषा का, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड की अगर हम बात करें तो ये कब लिखा गया, ये लिखा गया था, ये छपा था 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को। ठीक है, इसीलिए 30 मई को हम क्या, कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, और जो ये लिखा था, ये किसने लिखा था, बोले, पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा ये लिखा गया। और कहां से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 1829 में, आपको पता है, ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, एक बंगदूत, क्या, बंगदूत पत्रिका छापी गई थी। ठीक है, और बंगदूत जब पत्रिका जो छापी गई थी, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या है, जो हमारी जैसे क्या है, हिंदी, बनारसी, यहाँ पे इन्होंने अरबी या फिर इन भाषाओं का इसमें क्या है, मतलब मेल इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये भी हमारी किसकी है, राजा राम मोहन राय जी की है। ठीक है, जिसने क्या है, खड़ी बोली को एक दिशा देने में योगदान दिया था। फिर अगर हम बात करें इसी के तौर पर एक अगली आजादी है आपकी सुधाकर, 1850 में, कौन सी, सुधाकर। ठीक है, सुधाकर की अगर हम बात करें तो ये लिखी थी तारा मोहन मैत्रेय। ठीक है, एक साप्ताहिक पत्र था जो इनके द्वारा हिंदी और बांग्ला में लिखा गया था। तो हम कह सकते हैं वो कुछ ये पत्रिकाएं, ये कुछ ये हमारे क्या रचनाकार हुए, जिनके कारण क्या है, हमारे क्या है, जो हिंदी बोली है एक साहित्यिक तौर पे क्या होने लग गई थी, गद्य और पद्य के रूप में लिखी जाने लग गई थी। और आगे हमारे भारतीय हिंदू युग में, अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से क्या है कि वो जो भारत, मतलब किस तरह से जो भारतीय हिंदू मतलब क्या है, जो इतिहासकार है उनके द्वारा या साहित्यकार है उनके द्वारा किस तरह से हमारे आगे का जो समय काल है इसको भारतीय हिंदू युग नाम दिया गया। ठीक है, तो आगे के लिए धन्यवाद।